जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने वाले हैं 18 जून को जो 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ है कैंसिल पेपर का भाग 2। इससे पहले हमने भाग 1 करा चुके हैं। इसमें देखिए ये दो कुछ क्वेश्चन डाउटफुल रहेंगे क्योंकि आंसर की रिलीज नहीं हुई है, तो आप जहाँ डाउटफुल रहेगा उसको हम बता देंगे। इनके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आपको 9 AM और 9 PM पर जो है लाइव क्विज करवाए जाते हैं। तो आपको हमारा टेलीग्राम का जो लिंक मिलेगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो ज्वाइन ज़रूर से करिए। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो फाउंडेशन ऑफ बिहेवियरल रिसर्च, तो जो फाउंडेशन ऑफ बिहेवियरल रिसर्च पुस्तक है वह कलिंजर की है। रिसर्च मेथड इन सोशल रिलेशन, तो सोशल रिलेशन की बात करते हैं मैरी जोहोदा, मार्टिन ड्यूस, डब्ल्यू कुक, स्टुअर्ट कुक। उसके बाद साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च, तो साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च PB यंग की पुस्तक है। और मेथड इन सोशल रिसर्च, तो यह विलियम जे गुडे की पुस्तक है। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वह हमारा हो जाएगा सेकेंड। अगला प्रश्न है, लिंग व्यवस्था जेंडर ऑर्डर की बात किसने की है? पद को किसने लेखन के साथ संबंधित किया है? जॉन हॉर्टन, RW कॉनेल, लिंग सेगल या स्टीवन सीडमैन? तो लिंग व्यवस्था या जेंडर ऑर्डर की जो बात करते हैं WR कोलिन करते हैं। कौन? कोलिन। उसके बाद है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। तो यहाँ पे हम सुसाइड जो पुस्तक है उसमें तुलनात्मक मेथड का प्रयोग किसने किया है? दुर्खीम ने। प्रोटेस्टेंट एथिक स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में ऐतिहासिक तुलनात्मक की बात होती है, तो ऐतिहासिक तुलनात्मक विधि की बात करते हैं मैक्स वेबर। अंडमान आइसलैंडर अंडमान आइसलैंडर की बात करते हैं प्रकार्यात्मक विधि से। और उसके बाद गेटिंग जॉब्स दो है नेटवर्क विश्लेषण की प्रक्रिया है। तो यहाँ ए का 3rd हो जाएगा, बी का 1, सी का 4 और डी का 2nd। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 2nd यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिक रूप से फसल का निम्न में से कौन सा लाभ नहीं है अर्थात हानि पूछा है। तो आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसल का खाद्य पोषक गुणों की वृद्धि कर सकती है, सही है। उनके रंग रूप में सुधार किया जा सकता है, ये भी सही है। गरीब किसानों के प्रौद्योगिकी में बदल सकते हैं और जिनमें धारण करना और उन्हें उनके लिए वहनीय नहीं होता है, तो ये चीज़ें जो है नकारात्मक है, गलत है। और GM फसल कीट पतंगों के प्रति अधिक प्रतिरोधी हो सकती है, ये भी सही है। तो यहाँ पूछा कौन सा लाभ नहीं है, तो गरीब किसान एक प्रौद्योगिकी में बढ़ जा सकते हैं, धारण करना उनके लिए वहनीय नहीं होगा। तो ये हानियाँ हैं कि जो प्रौद्योगिकियाँ हैं थोड़ा महंगी पड़ती हैं, इसलिए वह वहनीय नहीं होता। तो यहाँ ऑप्शन 3rd हमारा सही हो जाएगा। अगला है, नौकरशाही की अवधारणा का विकास कालक्रम अवधि में हुआ है। नौकरशाही की धारणा के योगदान में निम्नलिखित में से समाजशास्त्रियों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ देखिए इसमें थोड़ा डाउटफुल यह क्वेश्चन रहा है सभी के लिए। तो फिलहाल जैसा हम सभी जानते हैं कि मैक्स वेबर ने विस्तृत व्याख्या की थी नौकरशाही से, और गोल्डनर को लेकर डाउटफुल है, लेकिन जो अदर ऑप्शन है यहाँ पे थोड़ा सा ये जानिए कि रॉबर्ट के मर्टन ने सबसे लास्ट में इसकी चर्चा की थी लगभग। तो उस आधार पे इनके आधार पे जो है मैक्स वेबर यहाँ भी होना चाहिए, लेकिन हम मैक्स वेबर को अगर पहला मान के चलते हैं तो वहाँ से हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन 3rd सही हो जाएगा कि मैक्स वेबर सबसे पहले, उसके बाद गोल्डनर, उसके बाद आपके पीटर एम ब्लाउ, उसके बाद है मर्टन और लास्ट में M क्रोचियर ने किया है। हमारे हिसाब से देखिए इसका आंसर ए होना चाहिए।
उसके बाद है तो सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है दिए गए कूटों के अनुसार। तो यहाँ पे जो राइट आंसर माना गया है इसका लगभग होना चाहिए वो 4 हो जाना चाहिए, क्योंकि संचयी अनुमान की जो बात करते हैं वह गटमैन करते हैं। कौन? गटमैन। तो इस हिसाब से मद विश्लेषण की बात की है, लिकर्ट अनुमान, प्रवृत्ति या विचार। मतैक के अनुमान की जो मेजरमेंट होता है वह हमारा हो जाता है थर्स्टीन विभेदक अनुभाव से, मतलब सी का सेकेंड। मद विश्लेषण का लिकर्ट अनुमान, मतैक के उपागम का हो जाएगा हमारा थर्स्टन विभेदक अनुमान, और कारक विश्लेषण उपागम की बात करते हैं आसगुण वर्ण विभेदक मापक। तो यहाँ राइट आंसर हमारा डी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा परिप्रेक्षण मापन का सही सेट है? तो परिप्रेक्षण मापन का सही सेट कौन सा है इनमें से? तो परिप्रेक्षण मापन का जो सही सेट होगा उसमें रेंज आएगी, माध्य विचलन आएगा और मानक विचलन आएगा। कौन कौन सा? रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। अगला प्रश्न है प्रघटना शास्त्र निम्न में से किसका मूलभूत विकल्प है? तो प्रघटना शास्त्र जो विकल्प है वह मूलभूत प्रकार्यवाद के विकल्प के रूप में देखा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न जो है यहाँ पे है समकालीन राष्ट्र निर्माण के निर्बलीकरण में पूर्ववर्ती कारण क्या है? तो पूर्ववर्ती कारण लोगों पर राष्ट्रीय प्रभाव ये हो जाएगा, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का एसएनसी का बढ़ता प्रभुत्व ये भी हो जाएगा, राष्ट्रवाद पर अत्यधिक बल। तो राष्ट्रवाद पे अत्यधिक बल देने से निर्बलीकरण नहीं होता है। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर नई संप्रेषण प्रौद्योगिकी का विकास एवं अभिग्रहण, ये तीनों हमारा समकालीन समाज के राष्ट्र राज्य के निर्बलीकरण के पूर्ववर्ती कारण या कारक हैं। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा ए बी डी। अगला प्रश्न है इरावती कर्वे के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? उन्होंने भारत में नातेदारी संगठन का लेखन किया, सही है। उन्होंने भारतीय समाज के अध्ययन हेतु तो प्राच्य शास्त्रीय उपागम का अंगीकार किया है, तो यह भी कथन लगभग सही है। इनका जन्म पूरे महाराष्ट्र में हुआ था, तो ये हमारा कथन सही नहीं है। और इन्होंने ग्रांता नामक पुस्तक लिखी जिसमें महाभारत के जो चरित्र थे उनके बारे में इन्होंने कई अपने विचार प्रस्तुत किए, अर्थात डिटेल दिए, जिससे लोगों का परिप्रेक्ष्य या दृष्टिकोण बदला देखने का। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा 3। इनका जन्म जो है वर्मा के में हुआ था और वर्मा की एक नदी ईरा के नाम से इनका नाम इरावती कर्वे पड़ा था, क्योंकि इनके पिताजी सिविल इंजीनियर हुआ करते थे उस समय अंग्रेजों के समय। तो उनकी जो वो थी वो वर्मा में ही रहते थे, जिस कारण उनका जन्म वर्मा में हुआ था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सामाजिक आंदोलनों को किनको नए सामाजिक आंदोलनों की श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो किनको सामाजिक आंदोलनों नए सामाजिक आंदोलनों की श्रेणी में रखा जाता है? तो पारिस्थितिकी आंदोलन और श्वेत आंदोलन और स्त्री आंदोलन को नए सामाजिक आंदोलन के रूप में देखा जा सकता है, जबकि भूदान आंदोलन पूर्ववर्ती है। तो बी सी डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अन्वेषणकारी शोध प्रकल्प डिजाइन के मूलभूत चरण हैं। तो मूलभूत चरण है शोध डिजाइन के लिए, तो यहाँ पे चारों हो जाएंगे। क्या चारों? साहित्य सर्वेक्षण, साक्षात्कार अनुसूची तैयार करना, अनुभव सर्वेक्षण और अंतर्दृष्टि उत्प्रेरक उदाहरणों का विश्लेषण भी हो जाएगा, चारों। अगला है रॉबर्ट के मर्टन के संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? तो कौन सी सही है यहाँ पूछा गया है। तो इन्होंने संरचना व्यवस्था को पूर्णतः अमान्य हो सकती है फिर भी सतत रूप से विद्यमान रह सकती है, सही है।
सभी मानकीकृत सांस्कृतिक विश्वास व्यवहारपूर्ण समाज में साथ साथ समाज में व्यक्तियों के लिए भी प्रकार्यात्मक होते हैं। तो व्यक्तियों के लिए ही प्रकार्यात्मक हो तो यह केवल गलत है, हमारा ये स्टेटमेंट गलत है। क्रियाओं को निर्दिष्ट और अनिर्दिष्ट दोनों प्रतिफल होते हैं, ये भी सही है। और सभी संरचनाएं सामाजिक व्यवस्था के संचालन हेतु अनिवार्य नहीं होती है। तो सभी व्यवस्थाएं कुछ दुष्प्रकार्यात्मक भी हो सकती हैं, तो इसलिए यह भी स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे सही है। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा डी, ए बी डी हो, सॉरी ए सी डी हो जाएगा। क्या हुआ? ए सी डी, थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ जो दिया है कि मानकीकृत सामाजिक सांस्कृतिक विश्वास व्यवहार संपूर्ण समाज के साथ साथ समाज के व्यक्तियों के लिए भी प्रकार्यात्मक होती हैं, तो नहीं। कोई देखो कल्चर जो है, संस्कृति किसी व्यक्ति के लिए वह लाभदायक हो सकती है, तो किसी दूसरे व्यक्ति के लिए वह हानिकारक भी हो सकती है, दुष्प्रकार्यात्मक भी हो सकती है, इसलिए यह स्टेटमेंट गलत है। और मार्टन ने विशेष करके दुष्प्रकार्यात्मकवाद को प्रकार्यवाद में इंट्रोड्यूस किया था, इसलिए इनको जाना जाता है। तो अगला प्रश्न जो है यहाँ पे, रेमंड एरो की निम्नलिखित पुस्तकों का कालक्रम बताना है। तो द इम्पेरिकल यूनाइटेड, तो यह जो पुस्तक है 1973 में आई है, तो पहले ये नहीं रहेगा। द मैन करेक्ट इन सोशियोलॉजिकल थाट, ये पुस्तक जो है 1948 में आई थी। कब? 1948 में, तो पहले हमारा बी आ जाएगा, तो यहाँ एक ऑप्शन से हो जा रहा है। फिर द इंडस्ट्रियल, देखिए द इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो इनकी बुक है वह 1968 में आई थी, 1968 में। और द ओपियम ऑफ द इंटेलेक्चुअल लंदन, ये जो पुस्तक है, यह इनकी पुस्तक जो आई थी 1955 में। और इनकी आखिरी पुस्तक है द सेंचुरी ऑफ टोटल, यह पुस्तक जब आई थी यह 1981 में आई थी। तो यहाँ जो मैचिंग जो इसका ऑप्शन दिया है वो थोड़ा रॉन्ग दिया है, फिर भी इसको हम यही मान के चलते हैं। यहाँ होना चाहिए था बी, फिर डी, फिर सी। राइट इसका क्रम हो जाएगा बी, डी, फिर सी, फिर ए, लास्ट में हमारा ई आ जाएगा। तो इसका राइट क्रम हो जाएगा बी, डी, सी, ए, ई जो है ये हमारा इसका राइट कॉम्बिनेशन है। फिर भी चलिए यहाँ पे जो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, एक ही ऑप्शन देख के अगर करते हैं तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भैया मैक्स वेबर ने आइडियल टाइप की संकल्पना के बारे में क्या सही नहीं है? तो यह विश्लेषणात्मक रचना है जो जांचकर्ता को वास्तविक घटना की समानता विचलन दोनों का आकलन करने के लिए एक मापक के रूप में प्रयोग किया जाता है, नहीं। यह तुलनात्मक अध्ययन हेतु मूल प्रवृत्ति प्रदान करता है। यह आदर्श रूप से नैतिक आदर्शों की ओर संकेत करता है। एन आइडियल बेसिकली रिफर द मॉरल आइडियल्स। यह आदर्श प्रारूप निर्माण में एक या एक से अधिक प्रबलन की ओर बनता है। तो इसमें पूछा है क्या सही नहीं है मैक्स वेबर के आइडियल टाइप के बारे में, तो यह जो राइट आंसर होगा जो सही नहीं हुआ थर्ड हो जाएगा कि यह आदर्श प्रारूप मुख्य रूप से नैतिक आदर्शों की ओर संकेत करता है, हमारा सही नहीं है। किसी श्रृंखला को अवरोही अथवा अवरोही क्रम में व्यवस्थित किए जाने पर मध्य पद के मान को क्या कहा जाएगा? सॉरी। तो यहाँ पूछा है किसी भी श्रृंखला है, कोई श्रेणी है, तो उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जब हम कर देते हैं तो उसके मध्य वाले पद को क्या कहते हैं? तो उसको हम मीडियन कहते हैं, बीच वाले भाग को मीडियन। जैसे हमने लिख दिया 2, 5, 3, नहीं चलिए 8, 9, 11, तो इसका जो बीच वाला भाग होगा इसको हम माध्यिका कहते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक डाटा नहीं है? डाक प्रणाली, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत साक्षात्कार या सरकार द्वारा प्रकाशित सामग्री।
तो यहाँ जो इसका राइट आंसर होगा, सरकार द्वारा प्रकाशित सामग्रियाँ जो है सेकेंडरी डाटा में आती हैं, जबकि प्रश्नावली, साक्षात्कार और केस स्टडी जो है हमारा प्राइमरी डाटा है। अगला है बुर्जुआकरण सिद्धांत से संबंधित नहीं है। इस बार देख रहे हैं आप लोग नाट वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा था। तो यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बुर्जुआ आकांक्षाएं, बुर्जुआ मानक एवं जीवन शैली में श्रमिक वर्ग में संस्थायन हो जाता है। यह श्रमिक वर्ग की वर्ग चेतना को क्षति पहुंचाता है। यह रोजगार संरचना के रूपांतरण द्वारा होता है। यह उत्पादन से हटकर सेवाओं की ओर जाता है। यह श्रमिक वर्ग के लोग को अपनी सर्वहारा पहचान, सुस्पष्ट सामाजिक मूल्यों, राजनीतिक आदर्शों और जीवन शैली को स्वयं में से जोड़े रखता है। तो क्या होगा, तो यहाँ राइट आंसर जो होगा कि बुर्जुआईकरण। तो बुर्जुआईकरण जो अवधारणा है वह होती है श्रमिक चेतना, वर्ग चेतना को क्षति पहुंचाती है। ये कथन भी सही है। सर्वहाराकरण होता है बुर्जुआकरण। तो यह थोड़ा क्वेश्चन डाउटफुल है। तो यहाँ जो राइट मानते हैं कि यहाँ बुर्जुआ जब कोई होता है तो उस बुर्जुआ आकांक्षाएं और बुर्जुआ मानक जीवन शैली को श्रमिक संगठन में संस्थान मतलब श्रमिक संगठन अपनाती हैं। यह सही है हमारा। यस, इससे क्या होता है, श्रमिक वर्ग चेतना की जो उनकी वर्ग में है उसमें क्षति पहुंचती है। ये भी सही है। यह प्रक्रिया रोजगार संरचना में रूपांतरण होता है और उत्पादन से हटकर सेवाओं की ओर जाती है। तो सही है कि उत्पादन प्रक्रिया श्रमिक उत्पादन से हटकर सेवा देने की ओर जाता है। श्रमिक वर्ग लोगों को अपनी सर्वहारा पहचान, सुस्पष्ट मूल्यों और राजनीतिक आदर्शों और जीवन शैली को स्वयं से जोड़ते हैं। तो यहाँ पे ये गलत है, क्योंकि बुर्जुआकरण होता है तो बुर्जुआ की जीवन शैली को अपनाएंगे, न कि श्रमिक की। तो इसलिए डी हमें जहाँ तक लग रहा है इसका राइट आंसर होना चाहिए। अगला है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो ये भी इजी क्वेश्चन था कि प्रोबेबिलिटी या संभाव्य प्रतिदर्श क्या होगा, जहाँ सभी इकाइयों के चुने जाने की समान संभावना होती है। तो इसका हमारा हो जाएगा यादृच्छिक या रैंडम सैंपलिंग। गैर संभाव्य या नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग जो होता है वह हमारा प्रयोगात्मक प्रतिदर्श है। केंद्रीय प्रवृत्ति का माप हमारा माध्यिका हो गया और सहसंबंध का रिलेशन काल्स पियर्सन के गुणांक से संबंधित है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वह हमारा 3, 4, 2, 1। तो हमारा सेकेंड ऑप्शन जो है सही है। उसके बाद अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है दिए गए कूट के अनुसार। फॉकवेज तो 1906 में समनर ने दी है। तो यहाँ राइट आंसर होगा समनर पहला। उसके बाद वार्तालाप की बात कंट्रीब्यूशन सिकरोल की हमारा पार्सन्स करते हैं। तो सिकरोल की बात हमारे पार्सन्स करते हैं। वार्तालाप की बात करते हैं पैट्रिक गिट्स और लोक बुराइया का एस्टेलिनी कोहेन करते हैं। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा सेकंड हो जाएगा। लोकरीति समनर, वार्तालाप पैट्रिक गिट्स, रुग्ण भूमिका मतलब टालगट पार्सन। तो रुग्ण भूमिका वाला भी जो कॉन्सेप्ट है बार बार पेपर में पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, डिटेल में भी पूछ लिया जाता है वैसे भी। तो यहाँ हमारा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है नवीनीकरण की उस प्रक्रिया को निम्न में से क्या कहा जाता है जिसमें पुरानी क्षयमान आवासीय भवनों को उस क्षेत्र में आ रहे धनाढ्य लोगों ने नया बनाया जाता है। वैश्वीकरण, जरा विज्ञान, नया नगर या कुलीनीकरण। तो कुलीनीकरण उसको कहते हैं या जेट्रिफिकेशन। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा जेट्रिफिकेशन। पुरानी इमारतों को तोड़कर नई इमारतों को बनाया जाता है। अगला है आंकड़ा संग्रहण के बाद शोध कार्य का सही अनुक्रम क्या होता है। तो आंकड़ा संग्रहण के बाद सबसे पहले हम उसको क्या करते हैं, जो भरे गए पत्र हैं उनका छानबीन करते हैं सही से भरा गया है कि नहीं। उसके बाद छानबीन करने के बाद जो है उनको देखिए, जो डी ऑप्शन होगा ये हमारा लास्ट में रहेगा। तो ये हम 2 ऑप्शन तो हमारे वैसे ही निगलेक्ट हो जाएंगे क्योंकि प्रतिवेदन लेखन लास्ट में होता है। अब हमें देखना है भरे गए, देखो पत्रों की छानबीन पहले किया जाता है, फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू आंसर
उसके बाद संकेतन होगा, उसके बाद सारणी उसका अलग बनाएंगे, उसके बाद प्रतिवेदन करेंगे। तो यहाँ राइट आंसर हमारा ABCD होगा, ABCD। अगला है सिद्धांत रोल थियरी में महत्वपूर्ण योगदान करने वाले निम्नलिखित समाजशास्त्रियों का अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही मतलब बढ़ते क्रम में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो देखिए सबसे पहले भूमिका का सिद्धांत जो देते हैं लिंटन देते हैं, सभी जानते हैं। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सी के माध्यम से ही जो है बन जा रहा है। पहले लिंटन देते हैं, उसके बाद हमारे पार्सन्स बात करते हैं, फिर RK मर्टन जी बात करते हैं, लास्ट में गॉफमैन ने इसकी चर्चा की है। अगला प्रश्न है नगरीय सामाजिक जीवन को अवैयक्तिकता जैसी सुस्पष्ट विशिष्टताओं को निर्दिष्ट करने हेतु लुईस बर्थ द्वारा प्रयुक्त अवधारणा। मतलब नगरीय सामाजिक जीवन को जो लोग सुस्पष्ट रूप से व्यक्त कराया जाता है उसको नगरीयता कहते हैं, अर्बनिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्बनिज्म। अगला है थॉमस कुहन के अनुसार वैज्ञानिक क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है? तो विज्ञान गण प्रतिदिन पहेलियाँ सुलझाते हैं, एवरीडे साइंटिफिक इंगेज द पजल सॉल्विंग, कोई वस्तुनिष्ठ सत्य नहीं होता, सत्य के संबंध में केवल आम सहमति होती है, यह एक क्षेत्र में कार्यरत वैज्ञानिकों के बहुप्रारूपों को मानते हैं, पैराडाइम में संकट पैराडाइम परिवर्तन हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू थॉमस कुहन, ये भी देखिए डाउटफुल क्वेश्चन है। सत्य के संबंध में आम सहमति होती है, तो ये जो हमारा बी कथन है ना, ये जहाँ तक हमें उम्मीद है इसका सही आंसर होना चाहिए, क्योंकि सत्य जो है आम सहमति के माध्यम से थोड़ी बनता है, सत्य होता है जो वस्तुनिष्ठ होता है। इसलिए एक क्वेश्चन हमारा गलत है वैज्ञानिक क्रांति के संबंध में। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, थोड़ा बाहर बारिश भी हो रही है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। और एक चीज़ आप ज़रूर से ध्यान कीजिए कि अगर आपको क्विज टेस्ट प्रैक्टिस करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आपको डेली वीडियो यहाँ प्रोवाइड नहीं की जा सकती हैं, लेकिन वहाँ पे आपको डेली टाइम टू टाइम टेस्ट ज़रूर से प्रोवाइड किया जा सकता है। तो धन्यवाद।